रिविजिट बुक्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों को छोटे छोटे ज्ञान में बदलते हैं, जिनका आप हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम जिस किताब पर बात करने वाले हैं उसका नाम है व्हेन द बॉडी सेज नो, जिसे डॉक्टर गैवर मार्टे ने लिखा है। और ये किताब सिर्फ स्वास्थ्य के बारे में नहीं है। ये एक बहुत ही कह सकते हैं बेचैन करने वाला सवाल उठाती है। क्या हमारा शरीर तब बोलना शुरू कर देता है जब हमारी जुबान चुप हो जाती है? बिल्कुल। ये किताब उसी अदृश्य लेकिन बहुत गहरे रिश्ते की पड़ताल करती है जो हमारे मन, हमारी भावनाओं और हमारे शरीर के बीच होता है। डॉक्टर मार्टे का तर्क बहुत सीधा है और थोड़ा चौंकाने वाला भी, कि हमारी दबी हुई भावनाएं, बचपन का कोई अनसुलझा तनाव और ये जो ना कह पाने की आदत है, इसका सीधा संबंध कैंसर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी गंभीर बीमारियों से हो सकता है। ये तो एक बहुत बड़ा दावा है। मतलब क्या लेखक ये कह रहे हैं कि ये बीमारियां सिर्फ हमारी भावनाओं का नतीजा है? क्योंकि इससे तो ऐसा लग सकता है कि मरीज पर ही दोष मढ़ा जा रहा है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है और किताब शुरुआत में ही इसे साफ कर देती है। इसका मकसद किसी पर दोष मढ़ना बिल्कुल नहीं है, अच्छा। बल्कि ये सशक्त बनाने के बारे में है। ये हमें उन पैटर्न्स को, उन आदतों को समझने में मदद करती है जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। बात ये समझने की है कि हमारा शरीर लगातार हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, और अगर हम उसकी भाषा को सुनना सीख जाएं, तो शायद हमें ठीक होने का एक और रास्ता मिल सकता है। तो ये किताब असल में किसके लिए है? मतलब कौन है जिन्हें इसे जरूर पढ़ना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये उन लोगों के लिए है जो किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे हैं और वो सिर्फ दवाइयों से आगे बढ़कर उसके गहरे कारणों को समझना चाहते हैं। ठीक है। पर सिर्फ उनके लिए ही नहीं, ये उन हर एक इंसान के लिए है जिन्हें ना कहना मुश्किल लगता है, जो हमेशा दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से ऊपर रखते हैं। जो सोचते हैं कि सबकी खुशी की जिम्मेदारी उन्हीं की है। बिल्कुल। ये किताब दिखाती है कि इस अच्छे होने की एक शारीरिक कीमत चुकानी पड़ सकती है। और हाँ, ये केयरगिवर्स, डॉक्टर्स और थेरेपिस्ट्स के लिए भी बहुत जरूरी है, ताकि वो अपने मरीजों को सिर्फ एक शरीर नहीं बल्कि एक पूरी कहानी के तौर पर देख सके। एग्जैक्टली। तो चलिए उस सबसे चौंकाने वाली बात से शुरू करते हैं जो इस किताब में है, कि ना न कह पाना आपको सचमुच बीमार कर सकता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, पर इसके पीछे की कहानियां और विज्ञान दोनों ही हैरान करने वाले हैं। इसकी सबसे मार्मिक कहानी मैरी नाम की एक महिला की है जिसे स्क्लेरोडर्मा था। स्क्लेरोडर्मा? ये एक ऑटोइम्यून बीमारी है ना? हाँ, इसमें शरीर की अपनी ही त्वचा और अंदरूनी अंग सख्त होने लगते हैं, जैसे पत्थर में बदल रहे हों। ओह! उन्हों तरह के दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा और बहुत छोटी उम्र में ही उसने ये सीख लिया था कि अपनी भावनाओं को दबाना और बस दूसरों की जरूरतों का ध्यान रखना यही जिंदा रहने का तरीका है। तो उसने कभी अपनी जरूरतों के बारे में सोचा ही नहीं? कभी नहीं। उसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा में लगा दी। कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, कभी किसी को ना नहीं कहा। लेखक का मानना है कि आखिरकार उसका शरीर वो काम कर रहा था जो उसका मन नहीं कर सका। मतलब उस अंतहीन कर्तव्य को अस्वीकार करना। उसका शरीर सख्त होके कह रहा था, बस अब और नहीं। किताब में एक बहुत शक्तिशाली पंक्ति है, जब हमें ना कहना नहीं सिखाया जाता तो हमारा शरीर हमारे लिए ये काम कर सकता है। ये तो बहुत ही दुखद कहानी है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता? मेरा मतलब है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है? हाँ, यहीं पर साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी का क्षेत्र सामने आता है। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हाँ, पर इसका मतलब बहुत आसान है। साइको यानी हमारा दिमाग, न्यूरो यानी हमारा नर्वस सिस्टम और इम्यूनोलॉजी यानी हमारा इम्यून सिस्टम। ये तीनों अलग अलग नहीं हैं। ये एक ही सिस्टम का हिस्सा है। बिल्कुल। ये लगातार एक दूसरे से बात करते हैं। इसे ऐसे समझिए, हमारा इम्यून सिस्टम देश की सेना की तरह है, जो दुश्मनों से, मतलब वायरस और बीमारियों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती है। ठीक है, शरीर की सेना। हाँ, लेकिन जब हम लगातार तनाव में रहते हैं या अपनी भावनाओं जैसे गुस्सा या दुख को दबाते हैं, तो हमारा शरीर कोर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन छोड़ता है। स्ट्रेस हार्मोन्स? हाँ। ये ऐसा है जैसे कोई जनरल अपनी ही सेना को लगातार पीछे हटो का आदेश दे रहा हो। लंबे समय तक ऐसा होने पर सेना भ्रमित और कमजोर हो जाती है। और जब असली हमला होता है तो वो लड़ने के लिए तैयार नहीं होती। सही पकड़ा। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है
और शरीर बीमारियों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। ये तो समझ में आता है। हम सबने अनुभव किया है कि किसी बड़ी परीक्षा या प्रोजेक्ट के खत्म होने के ठीक बाद हम बीमार पड़ जाते हैं। बिल्कुल, जैसे ही तनाव खत्म होता है शरीर जवाब दे देता है। तो ये ना कहने की जो अक्षमता है, ये आती कहाँ से है? किताब एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न की ओर इशारा करती है, जिससे वो अच्छे होने का खतरा कहती है। एक मिनट, अच्छा होना खतरनाक कैसे हो सकता है? हाँ, ये सुनने में उल्टा लगता है। हमें तो बचपन से यही सिखाया जाता है। कि सबकी मदद करो, अच्छे बनो। क्या लेखक कह रहे हैं कि हमें स्वार्थी हो जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये स्वार्थी होने के बारे में नहीं, बल्कि प्रामाणिक मतलब ऑथेंटिक होने के बारे में है। डॉक्टर मार्टे ने अपने मरीजों में एक अजीब पैटर्न देखा, खासकर एएलएस और एमएस जैसी बीमारियों में। उन्होंने पाया कि इन बीमारियों से पीड़ित कई लोग बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। बहुत ज्यादा अच्छे? हाँ, वे कभी शिकायत नहीं करते, हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं और अपनी जरूरतों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। ये एएलएस यानी एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, ये वही बीमारी है जिससे स्टीफन हॉकिंग पीड़ित थे? हाँ, वही। किताब में एएलएस मरीजों पर एक अध्ययन का जिक्र है। उसका शीर्षक था वाई आर पेशेंट्स विद एलएस सो नाइस। मतलब एएलएस के मरीज इतने अच्छे क्यों होते हैं? हाँ, और अध्ययन बताता है कि ये लोग मदद मांगने से बचते हैं और डर, चिंता या उदासी जैसी नकारात्मक भावनाओं को जाहिर नहीं करते। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण महान बेसबॉल खिलाड़ी लू गेहरेगा है। कहते हैं कि वो टूटी हुई उंगलियों के साथ भी खेलते रहते थे, अपना दर्द कभी किसी को नहीं दिखाते थे। बिल्कुल, और हम ऐसी कहानियों को वीरता की तरह देखते हैं, लेकिन शायद ये खुद के प्रति एक तरह की बेरहमी है। सही बात है। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये कोई चारित्रिक दोष नहीं है। ये बचपन में सीखा गया एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। सर्वाइवल मैकेनिज्म? हाँ, कल्पना कीजिए एक ऐसे बच्चे की जिसके माता पिता खुद बहुत तनाव में हैं। जब वो बच्चा गुस्सा या उदासी दिखाता है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाता। बच्चा जल्दी ही सीख जाता है कि अपनी सच्ची भावनाओं को छिपाना ही बेहतर है। हाँ, और एक अच्छा समस्या न पैदा करने वाला बच्चा बनना ही प्यार और स्वीकृति पाने का तरीका है। तो वो एक मुखौटा पहन लेता है जो दूसरों को स्वीकार्य हो। एग्जैक्टली। और वो मुखौटा इतना स्वाभाविक हो जाता है कि बड़े होकर वो अपनी असली भावनाओं से संपर्क ही खो देता है। ये अच्छापन एक मजबूरी बन जाता है, चुनाव नहीं। और यही आंतरिक संघर्ष असली तनाव है। हाँ, जो बाहरी घटनाओं से बिल्कुल अलग है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। मतलब तनाव सिर्फ नौकरी छूटना या ट्रैफिक में फंसना नहीं है। नहीं, किताब बताती है कि सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला तनाव अक्सर अदृश्य और पुराना होता है। ये उस लाचारी की भावना से आता है जब हम किसी मुश्किल स्थिति में न तो लड़ सकते हैं और न ही भाग सकते हैं। जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है वो ब्लॉक हो जाता है। बिल्कुल, शरीर तनाव के हार्मोन से भर जाता है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो पाता। यही आंतरिक तनाव है जो धीरे धीरे शरीर को अंदर से खोखला करता है। किताब में नैटली की कहानी है जो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझाती है। उसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस था। उसने अपने बीमार पति की महीनों तक दिन रात देखभाल की, अपनी हर जरूरत को ताक पर रख दिया। लेकिन उसकी बीमारी का सबसे बड़ा दौरा तब पड़ा जब पति ठीक होकर दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने चला गया और नैटली को आखिरकार आराम करने का मौका मिला। ये तो बहुत ही अजीब बात है ना। मैं तो सोचता था कि तनाव खत्म होने पर राहत मिलती है। जैसे ही बाहरी तनाव कम हुआ, उसका शरीर टूट गया। ऐसा क्यों? क्योंकि तनाव के दौरान शरीर सर्वाइवल मोड में होता है। एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल हमें चलाते रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो मोड बंद होता है, महीनों से दबा हुआ शारीरिक और भावनात्मक असर सतह पर आ जाता है। अच्छा, वो अंदरूनी तनाव जो उसने अपने अंदर दबा रखा था वो ज्वालामुखी की तरफ फट पड़ा। शरीर को आखिरकार अपनी बात कहने का मौका मिला। तो अगर समस्या हमारी दबी हुई भावनाएं हैं, ना कह पाना है और ये अदृश्य तनाव है, तो इसका समाधान क्या है? ये सबसे जरूरी सवाल है। सिर्फ गुस्सा जाहिर करना काफी नहीं है। किताब के अनुसार हमें भावनात्मक क्षमता यानी इमोशनल कॉम्पिटेंस विकसित करनी होगी। भावनात्मक क्षमता, इसके क्या हिस्से हैं? इसके 4 मुख्य हिस्से हैं। पहला और सबसे बुनियादी कदम है अपनी भावनाओं को महसूस करने की क्षमता। महसूस करना, ये तो आसान लगता है, पर कई लोग तो यह पहचान ही नहीं पाते कि वे तनाव में हैं या दुखी हैं, क्योंकि यह उनके लिए इतना सामान्य हो चुका होता है। वे अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। और दूसरा शायद अपनी जरूरतों को व्यक्त करने की क्षमता है। बिल्कुल, ये जानना कि मुझे क्या चाहिए
और उसे शांति से और स्पष्ट रूप से कहना, बिना किसी अपराध बोध के। तीसरा हिस्सा थोड़ा और गहरा है, ये समझना कि कौन सी भावनाएं वर्तमान स्थिति से जुड़ी हैं और कौन सी अतीत के किसी अनसुलझे अनुभव से आ रही हैं। मतलब कभी-कभी हमारी प्रतिक्रिया स्थिति से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। हाँ, क्योंकि वो किसी पुराने घाव को कुरेद देती है। और चौथा, जो शायद सबसे मुश्किल है, वो है दूसरों की स्वीकृति पाने के लिए अपनी सच्ची जरूरतों को दबाने के बजाय उन्हें पहचानने और सम्मान देने की क्षमता। ये अपने अंदरूनी दुनिया से फिर से जुड़ना है, अपनी सच्ची आवाज को सुनना। तो इस किताब का सार ये है कि हमारा शरीर और हमारा मन, हाँ वो अलग-अलग नहीं है, वे एक ही कहानी करते हैं। हाँ, और बीमारियां अक्सर हमारे शरीर का एक तरीका होती हैं हमें ये बताने का कि हमारी जिंदगी में कुछ संतुलन से बाहर है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत ही शक्तिशाली नजरिया देता है। ये हमें अपने शरीर के संकेतों को दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक संदेशवाहक की तरह देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह हमें खुद से सवाल पूछने का मौका देता है, मेरी जिंदगी का कौन सा हिस्सा है जहां मैं ना नहीं कह पा रहा हूं। मैं किसकी देखभाल कर रही हूँ सिवाय अपनी? मेरी कौन सी भावनाएं हैं जिन्हें मैं नजरअंदाज कर रही हूँ? तो जैसा आपने शुरू में कहा था, ये किताब दोष मढ़ने के बारे में नहीं है, बल्कि सशक्तिकरण के बारे में है। हाँ, ये हमें खुद के प्रति ज्यादा दयालु और प्रामाणिक होने का रास्ता दिखाती है। ये हमें सिखाती है कि सच्ची देखभाल हमेशा खुद से शुरू होती है। और हम इस विचार के साथ अपनी चर्चा समाप्त करना चाहेंगे। क्या हो अगर असली ताकत सब कुछ चुपचाप सहने में नहीं, बल्कि अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने और मदद मांगने के साहस में हो? शायद हमारा शरीर हमें यही सिखाने की कोशिश कर रहा है। आज का विश्लेषण यही है। हालांकि यह चर्चा पुस्तक के पूरे पाठ का स्थान नहीं ले सकती, लेकिन यह इसकी शिक्षाओं की एक झलक जरूर दे सकती है। मुझे आशा है कि आपको यह चर्चा उपयोगी लगी होगी और मैं आगे भी आपके साथ साझा करने के लिए उत्सुक हूं। मुझे बताएं कि आप अगली बार किस पुस्तक पर चर्चा करना चाहते हैं।